गुड इवनिंग। तो बेटा लास्ट क्लास में डायपोल मोमेंट का डिस्कशन हमने देखा था और डायपोल मोमेंट में सारा थ्योरेटिकल डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। एक एप्लीकेशन मैंने लास्ट में डिस्कस किया था इन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इनसाइड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम डायपोल मोमेंट को यूज करते हैं। तो आप जरा एक क्वेश्चन लिखो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। एक क्वेश्चन लिखो। लिखो फॉर HCl मॉलिक्यूल, for HCl molecule, for HCl molecule, observed dipole moment is 1.03 dBi, 1.03 dBi, and its bond length is 1.275 angstrom. 1.275 angstrom. Calculate percentage ionic character present inside the molecule. Calculate percentage ionic character present inside the molecule. Observed dipole moment given है, bond length given है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको डिटरमाइन करना है। सिक्सटीन 16.8%, अप्रोक्सीमेटली सही है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही है। देखो बेटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बताया था, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है, थियोरेटिकल आपको निकालना है। तो थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू E इंटू L। तो यहां पे E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है।
इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे हो जाएगा ESU के टर्म्स में क्या बताया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? ESU के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या बताया था? (4.8 into 10 to the power minus 10 ESU multiplied by bond length. ये गिवन है 1.275 एंगस्ट्रॉम. अगर एंगस्ट्रॉम में आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इंटू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4.8 into 1.275 multiplied by 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर. 4.8 into 1.275 into 10 power minus 18 ESU सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा बेटा 4.8 into 1.275 डिवाइड, ये थ्योरेटिकल डायपोलमेंट हो गया, हमने इसको डिवाई में कन्वर्ट कर दिया. अब वैल्यू को पुट कर देते, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 1.03 अपॉन 4.8 इंटू 1.275 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो ये अप्रोक्सीमेटली 17% आ जाता है. अप्रोक्सीमेटली 17%. एक और क्वेश्चन लिखो बेटा. लिखो which one of the following has minimum dipole moment? Which one of the following has minimum dipole moment? ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन गिवन है बेटा. फर्स्ट ऑप्शन ब्यूट 1-इन. सेकंड ऑप्शन है सिस ब्यूट 2-इन. थर्ड ऑप्शन है ट्रांस ब्यूट 2-इन. ट्रांस ब्यूट 2-इन. फोर्थ ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपीन. आपसे पूछा जा रहा है सबसे कम डायपोलमेंट किसका होगा? अभी देखो नॉमेनक्लेचर में तो आपको बहुत ज्यादा मतलब जो कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं. जैसे ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है ब्यूट 1-इन, तो ब्यूट 1-इन का स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूट 1-इन. दूसरा कंपाउंड है सिस ब्यूट 2-इन. सिस ब्यूट 2-इन, सिस और ट्रांस मैंने लास्ट क्लास में बताया था. ये सिस ब्यूट 2-इन है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में. ट्रांस ब्यूट 2-इन,
ये ट्रांसब्यूटुइन है। और आइसोब्यूटीन, ये आइसोब्यूटीन नहीं, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। टू मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन देखो, प्रोपीन तो ये हो जाएगा, ये है प्रोपीन, 2 मिथाइल, मतलब यहां पे एक मिथाइल ग्रुप, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन या इसी को आइसोब्यूटीन भी बोलते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर हैं। सबसे कम डायपोल मोमेंट पूछा जा रहा है किसका होगा। तो आप देखो, ये जो ट्रांस वाला है, ट्रांस वाले में ये मिथाइल कार्बन बॉन्ड जो है ना, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा। एक एक बात अपने दिमाग में रखना बेटा, कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल, एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब एल्काइल ग्रुप बोले जाते हैं। तो ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आप इसको नोट कर लो। ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, all alkyl group are electron donating, all alkyl group are electron donating। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसको अपने से दूर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अगर यहाँ मिथाइल लगा हुआ तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जिधर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ये बात मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। उसी तरीके से देखो बेटा, ये वाला जो मिथाइल है ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो आप देखो दोनों डायपोल क्या आ रहे हैं, अपोजिट। ये दोनों डायपोल अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये एक दूसरे का डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो इसका म्यू 0 होगा। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें म्यू 0 नहीं होगा। जैसे यहां पे देखो बेटा, अभी मैंने बताया कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये जो इथाइल आप देख रहे हो ना, ये इथाइल, ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मतलब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस डायपोल को कैंसिल करने वाला कोई और डायपोल नहीं है इस मॉलिक्यूल के अंदर। इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। और यहां पे आप देखो, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर। आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का अपोजिट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा। इसलिए नेट डायपोल मोमेंट अगर आप देखोगे तो नेट डायपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो होगा। तो यहां भी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। ऐसे इसमें भी आप निकालोगे नॉन जीरो डायपोल मोमेंट आएगा, सिर्फ इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए सबसे कम डायपोल मोमेंट इसका होगा। तो आंसर है ट्रांसब्यूटुइन। आंसर है यहां पे ट्रांसब्यूटुइन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो अगर वो डायपोल होगा भी तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। वैसे वो, क्योंकि कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल।
ये समझ में आ गया सबको? चलो नोट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन लिखो 1,4 1,4 1,4 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। सेकेंड ऑप्शन है बेटा, लिखो 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 टेट्राक्लोरो बेंजीन। 1,2,3,5 टेट्राक्लोरो बेंजीन। थर्ड ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार कंपाउंड है। तो आपसे पूछा गया है कि किसका डायपोल मोमेंट, मतलब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा। पोलर का मतलब जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। पूछा गया इनमें से कौन पोलर है, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। स्ट्रक्चर बना करके देखोगे तब समझ में आएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप अगर ए का स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। देखो ये बेंजीन है, यहां पे एक क्लोरीन आया और एक यहां पे क्लोरीन आया, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें आप देख सकते हो इसका बॉन्ड डायपोल और इसका बॉन्ड डायपोल क्या है, अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। इसका डायपोलमेंट 0 है। अब 1,2,3,5 टेट्राक्लोरोबेंजीन, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 1,2,3,5 1 2 3 4 5 1,2,3,5 टेट्राक्लोरोबेंजीन। तो अब इसमें देखो बेटा, इसका डायपोल मोमेंट को इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा। ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कर देंगे तो आप ये इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि भाई एक तरीके से ये वाला क्लोरीन भी नहीं है और ये वाला क्लोरीन भी नहीं है, बिकॉज इनका इफेक्ट आपस में कैंसिल हो रहा है। अब जरा देखो, ये दो क्लोरीन बच गए। अब इन दोनों क्लोरीन का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट को अगर आप देखोगे, वो रिजल्टेंट इधर आएगा, बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, ये रिजल्टेंट होगा। और आपने इसको निकाला भी है, अगर ये म्यू है, इसका डायपोलमेंट म्यू है और इसका डायपोलमेंट म्यू है, तो ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 होगा। ये एंगल कितना होगा, 60। अगर टोटल 120 है तो हाफ एंगल 60। तो आप यहां पे बोलोगे कि इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 म्यू कॉस 60 आएगा। 2 म्यू कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2। तो ये म्यू के बराबर आ जाएगा। एक तरीके से ये वो जो पूरा मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट के बराबर होगा।
वो जो 1 2 3 5 टेट्रा क्लोरोबेंजीन है उसका डायपोलमेंट बेसिकली क्लोरोबेंजीन के डायपोलमेंट के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 2 3 5 टेट्रा क्लोरोबेंजीन का डायपोलमेंट इनमें से किसके डायपोलमेंट के बराबर होगा। तो ऑप्शन में जो है वो एक ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन दे देंगे, बाकी सब इधर उधर के ऑप्शन बता देंगे आपको। आप देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो मैंने बताया ही था आपको कि अगर टर्मिनल एटम आइडेंटिकल हो और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, टर्मिनल एटम आइडेंटिकल सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, तो डायपोलमेंट क्या होगा? जीरो। तो इसका डायपोलमेंट जीरो होगा। और यहाँ पे अगर आप देखो CO2 के केस में तो यहाँ भी वही बात ऑब्जर्व हो रही है। टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, टर्मिनल एटम आइडेंटिकल है, इसका डायपोलमेंट भी जीरो होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका नॉन जीरो डायपोलमेंट है तो ये पोलर होगा, बाकी सब नॉन पोलर। क्वेश्चन लिखो बेटा। A diatomic molecule, a diatomic molecule has a dipole moment. A diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 dBi. Of 1.2 dBi. A diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 dBi. If its bond length is 1 angstrom, if its bond length is 1 angstrom, what fraction of an electronic charge exists on each atom? What fraction of electronic charge exists on each atom? वन बाई फोर। हाँ सही है। What fraction of electronic charge exists on each atom? ये पूछा जा रहा है। तो देखो आपको निकालना है डेल्टा बाई ई। डेल्टा बाई ई निकालना है। तो डेल्टा बाई ई क्या होगा? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल।
म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। तो म्यू ऑब्जर्व्ड प्रॉब्लम में गिवन है, ये गिवन है 1.2 डिवाई, तो डेल्टा बाई ई इज इक्वल टू 1.2 अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल के लिए बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो ये आ जाएगा बेटा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है बॉन्ड लेंथ, तो 10 पावर -8, तो 10 पावर -10 एंड 10 पावर -8 10 पावर -18, यानी कि ये आ गया 1.2 डिवाई, ये 4.8 डिवाई आ गया। म्यू थ्योरेटिकल 4.8 डिवाई आ गया और ये 1.2 डिवाई, तो सॉल्व करोगे तो ये 1/4 आ गया। तो डेल्टा बाई ई इज 1/4, मतलब कितना फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का प्रेजेंट है, आप बोल सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 ई। 1/4 फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एटम के ऊपर प्रेजेंट। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। देखो, फॉर विच ऑफ द टू कंपाउंड्स, फॉर विच ऑफ द टू कंपाउंड्स, for which of the two compounds NOF and NO2F, for which of the following two compounds NOF and NO2F, one has a dipole moment, one has a dipole moment, one has a dipole moment of 1.81 divided 1.81 divided, and the other has a dipole moment of 0.47 divided. लिखो, which dipole moment do you predict? Which dipole moment do you predict for which compound? Which dipole moment do you predict for which compound? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डायपोल मोमेंट वैल्यू किस कंपाउंड की होनी चाहिए। कंपाउंड ये दोनों है, NOF एंड NO2F। तो सबसे पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ और फिर देखो। दीक्षांत एक्सप्लेन करो बेटा, माइक अनम्यूट करो। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ बोलो सर, जैसे NOF का स्ट्रक्चर है, इसमें एक
मतलब लोन पेयर है। एक लोन पेयर है, ठीक है। तो सर ये ट्रायगोनल प्लेनर है, ये मतलब इसके 3 स्टेरिक नंबर है तो ट्रायगोनल प्लेनर है। हम्म, तो सर जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट होगा उसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ होएगा, ठीक है। और सर जो लोन पेयर होगा उसके ऊपर की तरफ लोन पेयर का ज्यादा होएगा। हम्म, तो सर वो उसका ऊपर की तरफ हो जाएगा। जो दूसरा केस है NO2 है, इसमें कोई भी वो नहीं है लोन पेयर। हम्म। तो सर ये इसमें इसमें कैंसिलेशन यस सर। कैंसिलेशन ज्यादा होगा। यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो, NOF का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7। 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप इसको अगर 8 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर बचता है। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है यहाँ पे। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, सेंट्रल एटम यहाँ नाइट्रोजन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा NOF का। ये NOF का स्ट्रक्चर है। और NO2F को अगर आप कंसीडर करो तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, 6 इंटू 2 ऑक्सीजन के, और 7 फ्लोरीन का। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 12 24। 24 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे यहाँ पे। 3 बॉन्ड पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो NO2F का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो NO2F का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये NO2F का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो बॉन्ड डायपोल है इसका, वो फ्लोरीन की तरफ आएगा और इधर ये ऑक्सीजन की तरफ आएगा और इधर ये लोन पेयर जिस डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक है। इस केस में अगर आप देखो तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ये बाइसेक्टर बीच में आएगा रिजल्टेंट। और ये NF बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो इधर। इसमें का इफेक्टिव कैंसिलेशन हो रहा है डायपोल मोमेंट का। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का कैंसिलेशन है वो बहुत इफेक्टिव है। इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है, इसका डायपोल मोमेंट बेटा कम हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर के आने से क्या होता है, एक तो बॉन्ड एंगल बदल जाता है। तो बॉन्ड एंगल बदलने से यहाँ पे डायपोल मोमेंट का उतना इफेक्टिवली कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट, NOF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NO2F का कम होगा। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू NOF के लिए है और ये वैल्यू NO2F के लिए। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन। ये IIT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order, arrange the following in increasing order of their dipole moment.
अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their dipole moment. फर्स्ट कंपाउंड है टॉलिन। अब मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूं टॉलिन का। ये बेंजीन रिंग पे CH3, इसको टॉलिन बोलते हैं। सेकेंड कंपाउंड है मेटा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब मेटा का क्या मतलब है बताया था आपको पहले। थर्ड कंपाउंड है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। फोर्थ कंपाउंड है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये चार कंपाउंड है, इनके डायपोलमेंट का ऑर्डर बताना है आपको। वन टू थ्री फोर के टर्म्स में बता सकते हो। टू थ्री फोर में ऑर्डर क्या होगा पहले ये डिसाइड कर लो। 2 3 4 का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। इसमें पैरा का डायपोलमेंट तो 0 होगा। आप इनके बीच में एंगल भी देख सकते हो, यहां पे इनके बीच में एंगल 180, यहाँ पे 120, यहाँ पे 60। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जितना ज्यादा थीटा होगा डायपोलमेंट उतना कम होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा डायपोलमेंट इसका होगा। तो ये है थर्ड और ये है सेकंड और ये है फोर्थ। फोर्थ का तो 0 होगा। अब बताते हैं ये फर्स्ट कहां पे लाई करेगा। इसी की वजह से गड़बड़ हो रही है, इसी को डिसाइड करना एक चैलेंज है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे इन दोनों का, जैसे ये यहां पे जो डायपोल मोमेंट है वो इसका डायपोल मोमेंट, इस कंपाउंड का जो डायपोल मोमेंट है वो इसके डायपोल मोमेंट के बराबर है। इसका डायपोल मोमेंट बेसिकली
इक्विवेलेंट है क्लोरोबेंजीन के डायपोल मोमेंट के। आप यहां पे निकालोगे तो इसका डायपोल मोमेंट म्यू आएगा, मतलब एक क्लोरीन अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है तो जो डायपोल मोमेंट होना चाहिए वही डायपोल मोमेंट ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा। ऑब्वियसली ऑर्थो का उससे ज्यादा होगा, ऑर्थो का जो डायपोल मोमेंट होगा वो उससे ज्यादा होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट आता है μ√3, इसका डायपोल मोमेंट आता है म्यू, और इसका डायपोल मोमेंट आता है 0। ठीक है। और ये जो टॉलीन है बेटा, टॉलीन में क्या होगा, टॉलीन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये मिथाइल ग्रुप मैंने अभी बताया था आपको, एल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। बट इसका जो डायपोल मोमेंट है, मिथाइल का जो डायपोल मोमेंट है वो क्लोरो वाले डायपोल मोमेंट से हमेशा कम होता है, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, ये डोनेटिंग है और ये विड्राइंग है, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा और इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मान लो इसका डायपोल मोमेंट हमने बोला है μ1 और इसका डायपोल मोमेंट हमने बोला है μ2, तो ये जो μ1 है ये μ2 से ग्रेटर होता है। बेसिकली ये फैक्ट जिस स्टूडेंट को पता होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इसका सही ऑर्डर बता सकता है। तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो आप क्लियरली अब बता सकते हो कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा थर्ड का, उसके बाद सेकंड, तब फर्स्ट आएगा और सबसे कम फोर्थ। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये ऑर्डर किसी ने बताया था क्या? मैंने अभी बोला बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो मिथाइल कार्बन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है ये कम होगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के डायपोल मोमेंट से। मिथाइल कार्बन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के डायपोल मोमेंट से कम होगा, बस ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इससे ज्यादा है, और ये ऑर्थो वाले का इससे भी ज्यादा है। देखो, ऑर्थो वाले का इससे ज्यादा है और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इसके डायपोल मोमेंट के बराबर है, क्लोरोबेंजीन के डायपोल मोमेंट के बराबर है, और ये इससे ज्यादा डायपोल मोमेंट एक्वायर करता है टॉलीन से। तो क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो गया, ऑर्थो वाले का, यानी कि थर्ड का हो गया। उसके बाद फिर मेटा वाले का, फिर टॉलीन आ गया, और पैरा वाले का तो 0 है, तो पैरा वाले का सबसे कम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा अर्पित? ये याद रखना है आपको, ये निकाल नहीं सकते, ये याद रखना है आपको। भाई निकालने का मतलब खुद सोचो ना, निकालने का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक तो उसका बॉन्ड लेंथ पता होना चाहिए, दूसरा कि डेल्टा वैल्यू वहां पे क्या डेवलप हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये आप थ्योरेटिकली तो बता नहीं सकते ना, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो उसको भी तो याद ही रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप ये याद रखो, मिथाइल कार्बन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्लोरीन कार्बन बॉन्ड के डायपोल मोमेंट से क्या होगा, कम होगा, ये आपको याद रखना है। डायपोल मोमेंट ऑफ CCl bond is greater than that of dipole moment of CCH3 bond. अब मैं आपको ऐसे कुछ और मेमोरेबल फैक्ट्स बता रहा हूं जो याद रखने हैं, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड फैक्ट। लिखो, एक हेडिंग डाल करके लिखो, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, some important order of dipole moment. नंबर 1, देखो
फ्लोरीन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड और नाइट्रोजन का हाइड्राइड को कंसीडर कर रहे हैं। आप कार्बन का हाइड्राइड भी ले लो, HF, H2O, NH3, CH4। अगर इन चारों का डायपोलमेंट को आपको कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा डायपोलमेंट HF का होता है, फिर H2O, फिर NH3, सबसे कम मीथेन। मीथेन का तो 0 होगा डायपोलमेंट। हाइड्रोजन फ्लोराइड का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा, फिर वाटर, फिर अमोनिया, फिर मीथेन। याद कैसे रख सकते हो? सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड को अगर कंसीडर करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे उनका डायपोलमेंट बढ़ता जाता है। भाई ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। कार्बन पीरियड में सबसे लेफ्ट में है और फ्लोरीन राइट में है, तो आप एक तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डायपोलमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये 4 कंपाउंड हम कंसीडर कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा डायपोलमेंट मिथाइल क्लोराइड का होता है, फिर मिथाइल फ्लोराइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, फिर मिथाइल आयोडाइड। इसमें देखो यहां पे जो ऑर्डर में एबनॉर्मलिटी आ रही है वो इस जगह पे आ रही है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि एबनॉर्मलिटी है? एबनॉर्मलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, हाँ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस हिसाब से कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को अगर कंसीडर करें तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए और कार्बन आयोडीन बॉन्ड में सबसे कम होना चाहिए। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रिजल्ट होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो होना क्या चाहिए था? मिथाइल फ्लोराइड का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, फिर मिथाइल आयोडाइड। लेकिन ये एबनॉर्मलिटी है। और ये एबनॉर्मलिटी क्यों आई जरा इसकी वजह समझो। देखो डायपोल मोमेंट जो होता है वो डेल्टा इंटू एल होता है। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एल। अब देखो डेल्टा जो है ये गवर्न्ड बाय, इसको गवर्न करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो डेल्टा है इट इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एल को अगर कंसीडर करें, एल इज गवर्न्ड बाय साइज। एल को कौन गवर्न करता है? साइज। और डेल्टा को कौन गवर्न करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन के कंपेयर में एक्सेप्शनली लार्ज है। आप आगे क्लोरीन के बाद जब ब्रोमीन पे जाओगे, क्लोरीन और ब्रोमीन में उतना साइज डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ब्रोमीन और आयोडीन में आपको उतना साइज डिफरेंस नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस इन साइज फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ऑब्जर्व होता है। तो अब आप देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। कितना? फ्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली 4 और क्लोरीन का 3.1 या 3.2।
मतलब लगभग 0.8 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन साइज डिफरेंस उससे भी ज्यादा है। इसलिए क्या होगा, यहां पे एल जो है वो डेल्टा को डोमिनेट कर जाएगा। तो एल डेल्टा को डोमिनेट करता है, इसलिए डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सीधा सीधा रट जाओ, और अगर समझना है तो इस तरीके से समझ लो। एल जो है क्लोरीन के केस में वो डेल्टा को डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से मिथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन दैट ऑफ मिथाइल फ्लोराइड। तो ये मेमोरेबल फैक्ट है। इसी तरीके से एक ऑर्डर ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वाटर इज मोर पोलर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर इज मोर पोलर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। वजह, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक ऑर्डर और इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते, अलग से ही लिख लो। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड है और वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर, इनका डायपोलमेंट को कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डायपोलमेंट वाटर के डायपोलमेंट से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डायपोलमेंट वाटर के डायपोल मोमेंट से ज्यादा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा, फिर वाटर, और सबसे कम डायपोलमेंट हाइड्रोजन सल्फाइड का। इन दोनों को मिलाकर के ऐसा बोल सकते हैं, थर्ड और फोर्थ को। एक ऑर्डर और इंपॉर्टेंट है यहां पे, इस पे क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मिथाइल क्लोराइड को, डाई क्लोरोमिथेन को, क्लोरोफॉर्म को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, मिथाइल क्लोराइड, डाई क्लोरोमिथेन, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमिथेन भी बोल सकते हो, एंड टेट्राक्लोरोमिथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये चार कंपाउंड है। क्या देख रहे हो आप, सेम कार्बन पे आप हाइड्रोजन को कम करते जा रहे हो और क्लोरीन का नंबर बढ़ाते जा रहे हो। तो एक ही कार्बन पे अगर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन का नंबर आप बढ़ाते हो, तो जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट का कैंसिलेशन बढ़ता है, और कैंसिलेशन बढ़ने से डायपोल मोमेंट कम होता जाता है। सेम कार्बन पे अगर आप हैलोजन का नंबर बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे हैलोजन का नंबर बढ़ेगा, क्या होगा, डायपोल मोमेंट का कैंसिलेशन बढ़ता है, और इस वजह से डायपोल मोमेंट कम होता जाता है। अब देखो, इसका डायपोल मोमेंट तो 0 है, ठीक है, सबसे ज्यादा हैलोजन यहां पे कार्बन पे है, तो कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगा डायपोल मोमेंट का, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या हो गया इसका, 0, और इसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये है सही ऑर्डर यहां पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, फजान्स रूल। फजान्स रूल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लिखो, फजान्स रूल। एनसीईआरटी में
फजांस रूल हाफ पेज पे डिस्कस किया गया है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं एनसीईआरटी में, तो हमें थोड़ा और डिटेल चाहिए। FAZAN, फजांस रूल। लिखो, this rule is used to determine the percentage of covalent character present in an ionic compound, किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर का है, ये निकालने के लिए फजांस रूल को यूज किया जाता है। जबकि डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट को हम यूज करते हैं किस लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर का है, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर का है, ये निकालने के लिए आप डायपोल मोमेंट को यूज करते हो। और आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर का है, ये पता करने के लिए आप फजांस रूल को यूज करते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? एक आपको आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट परसेंटेज कोवेलेंट के बारे में, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड 100% प्योर बॉन्ड नहीं होता। नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट एंड नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। 100% कोवेलेंट बॉन्ड और 100% आयनिक बॉन्ड ये थ्योरेटिकली हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो फजांस रूल में कैसे हम परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। अब जरा इस बात को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। देखो, जैसे हम एक आयनिक कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड का मतलब वो कैटायन और एनायन से बना है। आयनिक कंपाउंड कैसे बना है? कैटायन और एनायन से बना है। तो मान लो ये कैटायन है और ये एनायन है। हमें पता है कि एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है। नॉर्मली जो कैटायन है वो एनायन से छोटा होता है, कैटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होता है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कैटायन है और उसके पास एक सराउंडिंग में एक एनायन है। कैटायन और एनायन स्टार्टिंग में काफी दूर है, लेकिन क्या होता है जब आयनिक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, तो आयनिक लैटिस के फॉर्मेशन के मीन टाइम ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो देखो, क्योंकि एनायन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है बेटा, एनायन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए क्या होगा, एनायनिक न्यूक्लियस से जो सरफेस इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत दूर होगा। इसका जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसके अपने न्यूक्लियस से दूर है, और वो क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा है तो कैटायनिक न्यूक्लियस के पास होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एनायन का जो शेप है, एनायन का शेप डिफॉर्म्ड हो जाता है। एनायन का शेप जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, एनायनिक शेप कुछ ऐसा हो जाता है। जब ये एनायन कैटायन के पास आता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एनायन जब कैटायन के पास में आता है तो क्या होता है, एनायन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से दूर होगा, बट कैटायनिक न्यूक्लियस के पास होता है।
इसलिए कैटायनिक न्यूक्लियस से उसको ज्यादा अट्रैक्शन ऑफर होता है, ठीक है। और अगर वो कैटायनिक न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन उस पर लग रहा है तो ऑब्वियसली वो कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एनायन का जो शेप है वो अब स्फेरिकल नहीं रहेगा, बल्कि वो डिफॉर्म्ड शेप को एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये है स्फेरिकल एनायन, ये स्फेरिकल एनायन है, और ये डिफॉर्म्ड एनायन है या पोलराइज्ड एनायन है। पोलराइज्ड एनायन और डिफॉर्म्ड एनायन। अब इसमें होगा क्या बेटा, जब ये एनायन पोलराइज हो जाएगा तो उस वजह से क्या होता है, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इस पार्ट में, ये जो कैटायन के पास वाला जो पार्ट है, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है तो इस वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज कैटायनिक सरफेस पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आप इसको ऐसे समझो, अगर मान लो दोनों स्फेरिकल होते, दोनों अगर स्फेरिकल हैं तो दोनों के स्फेरिकल होने पे क्या होगा, जब इनका कांटेक्ट होगा ना, तो इनका कांटेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे होगा, ये सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट में आएंगे कैटायन और एनायन। अगर ये परफेक्टली स्फेरिकल होंगे तो कैटायन और एनायन अगर कांटेक्ट में आते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पे इनका कांटेक्ट होगा। लेकिन अगर ये डिफॉर्म्ड हो गया तो डिफॉर्म्ड होने की सिचुएशन में ये कैटायनिक सरफेस से ज्यादा कांटेक्ट बनाता है। ये जो डिफॉर्म्ड एनायन है ना, ये कैटायनिक सरफेस से मल्टीपल पॉइंट्स पे कांटेक्ट में आता है। तो मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर ये कांटेक्ट में आएगा तो उस पूरे पार्ट का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ध्यान से समझना। अब इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, बल्कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। और जब पार्शियल चार्ज कहीं पे डेवलप होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो आना ही है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अगर ये कैटायन और एनायन अपना परफेक्ट शेप को एक्वायर करें, जो इनका परफेक्ट स्फेरिकल शेप है, अगर ये उस शेप को एक्वायर करते हैं तो उस सिचुएशन में जब इनका कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे होगा। तो अगर पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है तो सिर्फ उस पॉइंट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन जब एनायन का शेप डिफॉर्म्ड हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, तो पोलराइज्ड एनायन जब कैटायन के कांटेक्ट में आएगा तो कई एक बड़े पार्ट के कांटेक्ट में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस पूरे पार्ट का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि कैटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और एनायन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो एक्वायर करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो 100% आयनिक नहीं रह जाएगा, बल्कि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो अब यहां पे बोलते हैं कि कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो डिपेंड करता है कि एनायन कितना ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है। ये एनायन जितना ज्यादा डिफॉर्म्ड होगा, कंपाउंड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो फजांस रूल बेसिकली एनायन का डिफॉर्मेशन कितना ज्यादा हो रहा है उसको मेजर करता है। फजांस रूल परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का मेजरमेंट कैसे करता है? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का मेजरमेंट ये करता है कि ये जो एनायन है वो कितना ज्यादा पोलराइज्ड है। जितना पोलराइज्ड एनायन होगा उतना ज्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लिख लो इस बात को, लिखो। When a cation approaches
towards an anion, when a cation approaches towards an anion closely, when a cation approaches towards an anion closely, then the positive charge of cation, then the positive charge of cation attract the electron cloud, attract the electron cloud of anion towards itself, attract the electron cloud of anion towards itself, towards itself. आगे लिखो, at the same time, at the same time, at the same time, cationic nucleus, at the same time cationic nucleus, at the same time cationic nucleus also repel, at the same time cationic nucleus also repel the anionic nucleus, at the same time cationic nucleus, at the same time cationic nucleus also repel. अच्छा, पूरा फिर से रिपीट करूं? एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. At the same time cationic nucleus also repel the anionic nucleus, also repel the anionic nucleus, due to which electron cloud of anion, due to which electron cloud of anion, due to which electron cloud of anion is elongated, 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 due to which electron cloud of anion is elongated towards the cation, elongated towards the cation. आगे लिखो, this distortion or deformation, this distortion or deformation, this distortion or deformation of anion, this distortion or deformation of anion by the cation, is called polarization. This distortion or deformation of the anion by the cation is called polarization, is called polarization. आगे लिखो बेटा, as the degree of polarization, as the degree of polarization increases, as the degree of polarization increases, as the degree of polarization increases, percentage covalent character inside the ionic compound also increases. Percentage covalent character inside the ionic compound also increases. Percentage covalent character inside the ionic compound also increases. ठीक है, अब मैं एक बार इसको पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो, मैंने ये बोला कि एक कैटायन है जो साइज में छोटा होता है
और एक एनायन है जो साइज में बड़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर ये दूर दूर लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैटायन और एनायन का एक दूसरे के ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये आइसोलेटेड कैटायन है तो ये परफेक्टली स्फेरिकल शेप को एक्वायर करेगा, और ये आइसोलेटेड एनायन परफेक्टली स्फेरिकल शेप को एक्वायर करेगा। अगर मान लो कि ये पास आते हैं और पास आने में भी ये स्फेरिकल शेप को ही मेंटेन करते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन अगर ये पास आकर के भी अपना अपना जो स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन रखते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट इनका सिर्फ एक पॉइंट पे होगा। दो स्फीयर का कांटेक्ट हमेशा सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट में आएंगे उस पॉइंट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे आपस में इनका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब अगर आप देखो तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज था उसका बहुत थोड़ा अमाउंट ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और इस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। तो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो कंपाउंड एक परफेक्ट आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा। तो ये परफेक्ट आयनिक कंपाउंड है, बट ऐसा हम सिर्फ थ्योरेटिकली बोलते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, बोलते हैं कि जब एनायन कैटायन के पास आता है तो उस सिचुएशन में जो कैटायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एनायन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एनायनिक न्यूक्लियस का कम इंफ्लुएंस रहता है, कैटायनिक न्यूक्लियस का ज्यादा इंफ्लुएंस रहता है, क्योंकि वो कैटायन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाता है। इसका मतलब कि कैटायनिक न्यूक्लियस उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफर कर रहा है, ठीक। तो एक तरफ कैटायन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है ये, दूसरी तरफ ये कैटायनिक न्यूक्लियस इसका जो एनायनिक न्यूक्लियस है उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि भाई यहां पे इसका न्यूक्लियस होगा और यहां पे इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। पहले ये न्यूक्लियस क्या एग्जैक्टली स्फीयर के सेंटर पे लाई कर रहे थे, लेकिन जब ये एनायन कैटायन के बहुत पास आ गया तो क्या होगा, इसके लिए रिपल्सन बढ़ा, तो रिपल्सन की वजह से इसका न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, ये इसका न्यूक्लियस इधर आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिपल्सन न्यूक्लियस के बीच में है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उसकी वजह से एनायन का शेप कैसा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। वो इलोंगेटेड हो जाता है, किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अब उसका शेप कैसा होगा, नॉन स्फेरिकल शेप होगा, अभी वो डिफॉर्म्ड शेप को एक्वायर करेगा, ठीक। तो इसी डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन को बाय द कैटायन हम पोलराइजेशन बोलते हैं। एनायन का जो डिफॉर्मेशन हो रहा है कैटायन के थ्रू, इस फिनोमिना को पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन बढ़ता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एनायनिक चार्ज के थ्रू कैटायनिक चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगा। भाई अगर मान लो कि एनायन जो है वो कैटायन का अगर 10% सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, कैटायनिक स्फीयर के 10% सरफेस के कांटेक्ट में अगर एनायनिक स्फीयर या एनायनिक जो स्ट्रक्चर है वो आ गया, तो उस 10% पार्ट का पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब कि अब कैटायन अगर मान लो उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो आप बोलोगे अब उस पे सिर्फ 0.9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और उसी तरीके से जो एनायन होगा, एनायन के ऊपर 0.9 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि अब वहां पे जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा वो सिर्फ 90% रहेगा, 10% उसके अंदर क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से बोलते हैं कि कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो ये सारी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पोलराइजेशन है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं। तो लिखो,
factors affecting the degree of polarization. Factors affecting the degree of polarization. Factors affecting the degree of polarization. लिखो बेटा, लिखो, degree of polarization depends upon degree of polarization depends upon degree of polarization depends upon following factors. Following factors. Number 1, polarizing power of cation. इस पे डिपेंड करता है. नंबर 2, polarizability of anion. इस पे डिपेंड करता है. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है. पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है. एंड प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम पे डिपेंड करता है. प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम, जिस पोलर मीडियम के अंदर वो कैटायन और एनायन प्रेजेंट है उस पे भी डिपेंड करता है. मेनली ये 4 फैक्टर्स हैं बेटा जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को गवर्न करते हैं. डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है. कौन कौन से 4 फैक्टर? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम. अब मैं इसको 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले आप लिखो नंबर 1, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. लिखो, लिखो, as the polarizing power of cation increases, as the polarizing power of cation increases, as the polarizing power of cation increases, the degree of polarization of anion, the degree of polarization of anion also increases. The degree of polarization of anion also increases. The degree of polarization of anion also increases. तो अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन भी इंक्रीज करेगा. ठीक है. तो अब बात आती है कि ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, मैं पी लिख रहा हूं उसको. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन is directly proportional to ionic potential of cation. इसको बेटा phi से रिप्रेजेंट करते हैं.
आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को बोल रहे हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, जो कि फाई से रिप्रेजेंटेड होता है। अब बात आती है आयनिक पोटेंशियल क्या है, तो फाई इज इक्वल टू कैटायनिक चार्ज अपॉन कैटायनिक साइज। कैटायनिक चार्ज अपॉन कैटायनिक साइज। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर कैटायनिक चार्ज बड़ा है, कैटायनिक चार्ज ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और अगर कैटायनिक साइज बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगा। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन is directly proportional to cationic charge। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव को अगर कंसीडर किया जाए तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा Al3 पॉजिटिव का होगा और सबसे कम Na पॉजिटिव का होगा, क्योंकि कैटायनिक चार्ज बढ़ रहा है। कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज। तो अब जैसे आप बोल सकते हो कि Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Rb पॉजिटिव है, Cs पॉजिटिव है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। तो आप यहाँ पे देखो सबसे बड़ा साइज सीजियम आयन का है, इसका मतलब सबसे कम पोलराइजिंग पावर सीजियम आयन का होगा। सबसे छोटा साइज लिथियम आयन का है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम आयन का होना चाहिए। तो ये इनका पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। तो जितना छोटा कैटायन होगा और जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा, उसका पोलराइजिंग पावर भी उतना ज्यादा होगा। अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो आप नेचुरल सी बात है बोलोगे भाई लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन का साइज लगभग बराबर होता है और चार्ज इस पे ज्यादा है। इसका मतलब मैग्नीशियम आयन का पोलराइजिंग पावर लिथियम आयन से ज्यादा होना चाहिए। आयनिक पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम आयन। तो ये क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड फैक्टर पे। सेकेंड फैक्टर क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। देखो पोलराइजेबिलिटी नेम अगर आप समझो, पोलराइजेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू पोलराइज, एबिलिटी टू पोलराइज।
अपने आप से पोलराइज होने की एबिलिटी, अपने आप से पोलराइज होने की एबिलिटी तो ऑब्वियसली एनायन के लिए ही बात की जाएगी, ठीक है। कैटायन जो है वो पोलराइज कराता है और एनायन खुद पोलराइज होता है। तो एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी डिफाइंड होती है और कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर। तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होगा? जब एनायन का साइज बड़ा होगा, तो उस सिचुएशन में एनायन के न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाएगा। अगर कोई एनायन बड़े साइज का है तो उसके न्यूक्लियस का उस पे होल्ड कम हो जाएगा, होल्ड कम हो जाएगा तो वो बहुत आसानी से डिफॉर्म होगा। इसका मतलब कि अगर एनायनिक साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर एनायन पे चार्ज बढ़ता है, अगर एनायनिक चार्ज आप बढ़ाते हो, एनायनिक चार्ज बढ़ाओगे तो कैटायन के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनायन और कैटायन के बीच में बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एनायन और कैटायन के बीच में बढ़ेगा तो एनायन ज्यादा डिफॉर्म्ड होगा। वैसे एनायनिक चार्ज बढ़ने के दो फायदे होते हैं पोलराइजेबिलिटी को लेकर के। एक तो जब एनायनिक चार्ज बढ़ता है ना तो साइज बढ़ता है। ये बात मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि अगर एनायनिक चार्ज बढ़ता है तो एनायनिक साइज बढ़ता है। तो एनायनिक चार्ज बढ़ाओगे तो एनायनिक साइज बढ़ेगा। तो एक तो साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और दूसरा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच में और बढ़ जाता है, इससे वो और ज्यादा डिफॉर्म्ड होता है। तो आप लिख लो, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन is directly proportional to polarizability of anion is directly proportional to anionic size. Anionic size, polarizability of anion is directly proportional to anionic size, and it is directly proportional to anionic charge. Anionic charge, अगर एनायनिक साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, एनायनिक चार्ज बढ़ेगा तब भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनका पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जैसे जैसे एनायनिक साइज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो I नेगेटिव सबकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा और F नेगेटिव की सबसे कम। I नेगेटिव की सबसे ज्यादा और F नेगेटिव की सबसे कम, ठीक है। अब बात आती है एनायनिक चार्ज की। अब एनायनिक चार्ज में देखो, जैसे आपके पास अगर F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, तो यहां पे सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी N3 नेगेटिव की होगी और सबसे कम F नेगेटिव की। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, मैं पहले दो फैक्टर को अभी समराइज कर देता हूं, फिर यहीं पे क्लास को फिनिश कर देता हूं, बाकी डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन is directly proportional to polarizing power of cation. कैटायन का पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। Degree of polarization is directly proportional to polarizing power of cation and directly proportional to polarizability of anion. इसका मतलब डिग्री ऑफ पोलर, मैं अब समराइज कर रहा हूं, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज।
degree of polarization is inversely proportional to cationic size. Degree of polarization is directly proportional to anionic charge, and degree of polarization is directly proportional to anionic size. ये 4 फैक्टर्स मैंने अब तक आपको बताए हुए हैं। बाकी जो 2 केसेस हैं उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैं ये 2 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद मैं फजांस रूल के एप्लीकेशन को बताते हुए फजांस रूल का डिस्कशन को कल फिनिश कर दूंगा और कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट होगा आपका फ्राइडे को, टेस्ट आपका फ्राइडे को होगा बेटा, और जितना सिलेबस जो है वो वेडनेसडे की क्लास तक फिनिश हो जाएगा। जितना सिलेबस वेडनेसडे की क्लास तक फिनिश हो जाएगा वो फ्राइडे के टेस्ट में पूछा जाएगा।